जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। और जीव और समस्या 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो 13वां चैप्टर है उसमें आज सेकंड लेसन है, अपना सेकंड वीडियो है। इसका टॉपिक है प्रमुख अजैव कारक। और दूसरा टॉपिक अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया। तो ए जैव कारकों की अपन ने लास्ट सेशन में भी थोड़ी सी बात की थी कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें तापमान आता है, मृदा आता है, जल आता है, प्रकाश आता है। ये चार जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए। तो इन चारों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया। कोई भी जीव है तो ये जो कारक अभी मैंने बताए हैं इसके इसको किस प्रकार से वो रेस्पॉन्ड करता है, जो जीव है वो अनुक्रिया किस प्रकार से करता है, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख अजैव कारक। पहला आता है तापमान। काफी इंपॉर्टेंट है तापमान। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी रूप से। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता है। नॉर्मली बात कर रहे हैं तो 3 ऋतु तो आपको पता ही होगी, सर्दी गर्मी बरसात जो है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। जो तापमान की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा आपको समझ में आती है, ये अर्थ है इस प्रकार से। भूमध्य मध्य से जो रेखा गुजर रही है, अब यहां से आप या तो चलो मैदानी इलाकों की ओर या आप चलो पर्वत शिखरों की ओर, ठीक है। ध्रुवों की ओर चलेंगे, पोलर्स जो है पोलर की ओर आप जाओगे तब भी तापमान में क्या होगी, गिरावट होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब ऊंचाई की ये बात कर रहा है, वाले क्षेत्रों में तापमान अशून्य या सब जीरो, जीरो हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है, से लेकर ग्रीष्म में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटी से अधिक पहुंच जाता है। तो तापमान की एक तरह से परास बताना चाह रहा है। कुछ समय पहले अपन ने बात की थी, ठीक है। जो पहला टॉपिक था उसके अंदर ही कि जो रेंज होती है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि वो 55 डिग्री पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रेंज 40 से 50 पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो हो सकता है कि रेंज जो 40 से 55 डिग्री पे हो। तो रेंज की एक तरह से बात करना चाह रहा है, उसको ये समझाना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो तापमान है जीरो हो सकता है, 0 से 50 भी हो सकता है, लेकिन कुछ बेजोड़ आवाज भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटी से अधिक होता है, ठीक है। कहीं पर जीरो हो सकता है, कहीं पर 100 से भी अधिक हो सकता है, और इसके बीच का टेम्परेचर तो नॉर्मली देखने को ही मिलता है। यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ जो है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नॉर्मली अपन पढ़ते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है, बना सकते हैं प्रश्न। आम के पेड़ जो है कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देश में नहीं होते हैं और न हो सकते हैं, ठीक है। शीतोष्ण देश में एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कनाडा और जर्मनी, वहां पर आम नहीं होते क्योंकि आम के पौधे के अकॉर्डिंग वहां पर टेम्परेचर नहीं है। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। तो ये उन्होंने रीजन वाइज कुछ टर्म लिखे हैं, पादपों के भी और जंतुओं के भी, ठीक है। जो कहां पर नहीं मिलती वो लिखा, मिलती कहां पर है वो नहीं लिखा, नहीं मिलती है वो लिखा कि यहाँ नहीं होता है ऐसे। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह सराह सकते हैं जब आपको पता चल सके कि ये प्रकिण्वों एंजाइम की बलगति या काइनेटिक्स को प्रभावित करते हैं और इसके द्वारा आधारित उपापचय जीव के अन्य कार्य की प्रक्रिया प्रकार्यों और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कहना क्या चाह रहा है कि तापमान को आप जब अच्छे से समझ पाओगे जब आपको पता हो कि किसी भी जीव पर, जीव में जो तापमान है उसके एंजाइम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। ये पर किण्व लिखा है, ये एंजाइम है, ठीक है। तो तापमान ज्यादा है तो हो सकता है कि एंजाइम डीजनरेट हो जाए, वहां से अपघटन उसका हो जाए, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं। तापमान आप बढ़ाओगे, कुछ एंजाइम, जो कुछ एंजाइम ही है, जैसे थर्मो बैक्टीरिया की बात करें, थर्मोबैसिलस की बात करें, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं जैसे। और बहुत कम ऐसा एंजाइम है जो उच्च तापमान पर एक्टिव रहता है। तापमान आप बढ़ाओगे एंजाइम
विघटन होंगे, और विघटन होंगे तो इससे इस पर डिपेंड करने वाले जो भी काइनेटिक रिएक्शन से जो भी अभिक्रियाएं हैं वो नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो क्या जीव का सर्वाइव करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये केवल एक एग्जांपल बताया, सेम ऐसा एक कम में भी हो सकता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि जो तापमान है किस प्रकार से एंजाइम को प्रभावित करता है और एंजाइम उसकी बल गति को प्रभावित करता है, तो उपापचय जो है उसके सारे कार्य और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करेगा, ये अपन को आसानी से पता चल जाएगा। कुछ जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, ये पृथुतापी या यूरिथर्मल कहलाता है। तापमान की जो रेंज है काफी हाई तक जा सकते हैं और उसमें सर्वाइव करता है, उसे पृथुतापी ताजापी या यूरिथर्मल कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन कुछ उनमें से अधिकांश जो है तापमान की कम परास में ही रहता है, ऐसे जीव तनुतापी या स्टेनोथर्मल कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव को स्टेनोथर्मल कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल सा, तापमान की बहुत बड़ी रेंज है वो आपके पास यूरिथर्मल हो गया, तापमान की कम रेंज है मतलब 5 से 7 डिग्री भी अगर परिवर्तन हुआ तो दिक्कत है, तो वो कम रेंज है, वो तनुतापी है। अगर 10 से 15 डिग्री भी आप चेंज कर देते हो दिक्कत नहीं है, तो वो क्या है? यूरिथर्मल है या प्रथुता जापी है। जापी नहीं है, तापी है। ठीक है, विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करता है। क्या आपके ध्यान में कुछ प्रथुतापी और तनुतापी प्राणियों और पादप के नाम आते हैं? आते हैं तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रश्न नहीं बनेगा। हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ी है, अध्याय 16 में डिस्कस करेंगे। अगर ये बढ़ोतरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा। हो सकता है कुछ जातियां बिल्कुल ही विलुप्त यहाँ से हो जाए। ठीक है, कुछ अपने आप में विकास कर लेगी, विकास उसमें हो जाएगा, चेंजेस कर लेगा पर्यावरण के अकॉर्डिंग, तो सेलेक्ट कर लेगा, और नहीं कर पाएगी तो वो खत्म होना फिक्स है। दूसरा जो जैविक कारक है वो है जल। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन जो है पानी में ही जन्मा था। 7वें चैप्टर में अपन इसे डिस्कस करते हैं, विकास में ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ था? वाटर में हुआ था। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी, और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। अब जो जल की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर जल बहुत बहुत कम है, कुछ ऐसे होंगे जहां पर बहुत बहुत ज्यादा है। तो क्या बहुत बहुत कम जहां पर है जीवन वहां पर अस्तित्व में है, या बहुत बहुत ज्यादा है वहां पर भी अस्तित्व में है? तो बिल्कुल जवाब होगा यस, अस्तित्व में है। जहां पानी कम है वहां पर भी अस्तित्व में है, जहां ज्यादा है वहां पर भी जीवन अस्तित्व में है, क्योंकि जीवों ने उसके अनुकूल अपने सिस्टम बना लिए। तो मरुस्थल में इसकी उपलब्धता किसकी? जल की। ठीक है, इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहां रहना संभव है। जैसे कैक्टस वगैरह अपन पढ़ते हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी के 5वां चैप्टर आप पढ़ो उठा के, उसमें एग्जाम्पल लिखा मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, मॉडिफिकेशन वहां कर लेती है, पत्तियां जल की हानि कम हो सके। ठीक है, तने में या सूक्ष्म कांटों में रूपांतरित कर लेती है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झील और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता हो, लेकिन ये सच नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई बहुत समुद्र है उसके अंदर कोई जीव रह रहा है तो उसको तो पानी की दिक्कत नहीं है, पानी से कोई दिक्कत ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। पानी से उसको दिक्कत है। परासरणता अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, और एनिमल किंगडम जब अपन ने पढ़ा है, जंतु जगत जब अपन ने पढ़ा है, तो उसके अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था परासरणता को। ठीक है, लवणीय जंतु है, अलवणीय है या स्वच्छ जलीय, वो अपन पढ़ते हैं। साथ साथ में जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, उसमें रासायनिक संगठन उसका कैसा है, कौन कौन से रसायन है, उसकी पीएच क्या, वो सब महत्वपूर्ण है। कुछ अम्लीय में रहता है, कुछ क्षारीय में रहता है, कुछ न्यूट्रल में रहता है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। ठीक है, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर आपके लिए, कि अंत स्थलीय जल में 5 से कम, स्थल के अंदर जो मिल रहा है, ठीक है, जैसे कुआ वगैरह हो गया उसके अंदर वो 5 से कम है। समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लवणों में 100 से अधिक होती है। तो ये बात कर रहा है किसकी? लवण की सांद्रता की। लवण सबसे कम आपको उनते स्थलीय में मिलेगा, समुद्र में 30 से 35 जो ठीक ठाक है, और कुछ ऐसे भी जिसमें 100 से अधिक मिलेंगे। प्रति 1000 में ये नापी गई है, 100 में नहीं। आप सोचोगे कि सर 100 से अधिक है तो फिर 100 में कैसे? तो यहाँ लवण की सांद्रता किसमें मापी गई है? प्रति 1000 भाग में, ना कि प्रति 100 में या प्रति सैकड़े में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से कह देता हूं, पूछा गया है प्रश्न, ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं वापस से। अब वापस से तापमान में अपन ने डिस्कस किया था, परास ज्यादा है या परास कम है। तो कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, जिसे परथु लवणी या यूरोहेलाइन कहते हैं।
लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं, जिसे तनु लवणी या स्टेनोहेलाइन कहते हैं। बहुत से ए लवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री पानी ए लवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें परासरणी या ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वहां पर भी अपन ने बात की थी कॉन्ट्रिक्टीज ऑस्ट्रिक्टीज, चौथे चैप्टर में 11th क्लास में। कुछ जो मछलियां होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए मतलब एक जगह से दूसरे पानी में चली जाती है, स्वच्छ से जो लवणी उसमें चली जाती है या लवणीय से स्वच्छ में चली जाती है, वहां पर अंडे वंडे देते हैं, फिर वापस मैच्योर होते हैं लार्वा और वापस से स्वच्छ में जाती है, ए लवणीय में जाती है। ठीक है, इस प्रकार का अपन डिस्कस किया है। तो सरवाइव करने के लिए चेंजेस होते हैं इनकी कंडीशन। ठीक है, परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट आता है ए जैव कारक है, वो है प्रकाश। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एनर्जी का, पौधों के लिए एनर्जी का सोर्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो प्रकाश ही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। लाइट क्या है, ऊर्जा ही एक करेगी। इसीलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषी ऑटोट्रोप्स, अब ऑटोट्रोप्स में पादप भी आ सकते हैं और दूसरे जीव भी आ सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कौन कौन से करते हैं वो आपको मिलेगा, दूसरे चैप्टर में पढ़ा रखा है। 11th क्लास के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। 5 जगत प्रणाली अपन ने वहां पर डिस्कस की है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनेमिलिया। ठीक है, इसीलिए इसने बोला स्वपोषी, इसने केवल पादप नहीं लिखा, स्वपोषी लिखा। तो प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाक तथा झाड़ियां बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थिति में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित होता है, क्योंकि उन पर सतत लंबे वितान में पेड़ों की छाया रहती है। ये बड़ा कोई पेड़ है, ये बड़ा कोई पेड़ है वन में, और इसके नीचे ये छोटे छोटे हैं। प्रकाश की कम उपलब्धता होगी तब भी वो प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अनुकूल ये हो चुका है। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तकालिक, ये शब्द 11th क्लास की एनसीईआरटी के 15वें चैप्टर में, फोटो पीरियोडिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर करते हैं। प्रकाश की किसी को कम आवश्यकता होती है, किसी को ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर कम आवश्यकता है तो भी वो पुष्पन कर लेगा, उसमें पुष्प आ जाएंगे, और किसी में ज्यादा आवश्यकता है तो वो पुष्पन करेगा। लेकिन मान लो ये कोई पौधा है, ये उसको उस टॉपिक में आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा है, ये 2 पौधे हैं जिसको जो है प्रकाश की कम आवश्यकता है, तब वे पुष्पन कर लेगा। लेकिन अगर इसको ज्यादा मिल गई तो ये पुष्पन नहीं करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन। तो इसको अगर ज्यादा की आवश्यकता है, उसको कम मिल रहा है, तब भी वो पुष्पन नहीं करेगा। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपने चारे की खोज, फॉरेजिंग जिसे अपन कह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लेते हैं। तो प्रकाश की जरूरी इसने बताया है कि प्रकाश की जो तीव्रता है और अवधि है, मतलब कितने समय तक है, तीव्रता किस इंटेंसिटी से वो आ रहा है और कितने समय तक वो आ रहा है, दोनों अलग अलग चीजें, तीव्रता और जो दीप्तकाली अवधि जो लिखा है। तो उसी से वो क्या करता है, जनन भी करते हैं, प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत क्या है, सूर्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि जो तापमान है और जो प्रकाश है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है पृथ्वी पर, क्योंकि इन दोनों का सोर्स क्या है, एक ही है, और वो कौन है, सूर्य है, सूरज है, सन है। ठीक है, लेकिन महासागरों की गहराई, यहाँ 500 मीटर से अधिक की बात कर रहे हैं, आधा किलोमीटर की बात की, में पर्यावरण निरंतर अंधकार में ही होता है। बहुत बड़े बड़े महासागर है, समुद्र है। तो अगर गहराई में अगर जाएंगे तो वहां धीरे धीरे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो प्रकाश है वो उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। और वहां रहने वाले को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का भी कोई स्रोत भी है क्या। तब उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, अब इसी को इसने प्रश्न पूछे हैं। अच्छा अच्छा, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या, लेकिन जवाब भी ये खुद दे रहा है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विबग्योर, वेवलेंथ के आधार पर प्रकाश की बात करते हैं। और इसको भी अपन एक तरह से जो शैवाल वगैरह पढ़ते हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, उसके अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो नाम तो अपन ने दिया है कि जो पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, ए डी, जेंथोफिल वगैरह, वो सब है। स्पेक्ट्रम की गुणवत्ता जो है सौर विकिरण की, वो इंपॉर्टेंट है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बताया भी मैंने आपको, पराबैंगनी घटक, बैंगनी के सबसे आगे, पराबैंगनी, बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाली समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग उपलब्ध नहीं है। विबग्योर की जो बात करें वो उपलब्ध नहीं है।
समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है और क्यों? अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, विब्रियो की बात कर रहे हैं, शैवाल की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जवाब तो वैसे इसका लाल है, रीजन आपको बताना है, वेवलेंथ का बेसिस पे रीजन है या किसी और बेसिस पे इसका कारण है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट में आता है एजीवी, वो है मृदा। मृदा का भी रोल है, अर्थ पर अपन रह रहे हैं, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, या उसकी आकृति कैसी है, टोपोग्राफी जिसे अपन कहते हैं, परपोलेशन किस प्रकार का है। ठीक है, तो विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मरुस्थल में अलग है, समुद्र में अलग है, मिट्टी तो होगी कहीं ना कहीं, पहाड़ों पे अलग है। तो ये जो है जलवायु, अपक्षय प्रक्रम, विदरिंग प्रोसेस, ठीक है, अपक्षय मतलब उसका क्षयन कैसे हुआ, विदरिंग प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं। क्या ये वाहिद या अवसादी है? वाहिद का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बह के आई है, अवसादी मतलब कोई ये पहाड़ वगैरह है, इस पर अवसादन हुआ, मतलब पहले पादप, छोटे पादप थे, फिर बड़े पादप आए, उसका अवसादन हुआ और फिर मिट्टी बनी है। तथा इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस क्या निर्भर करता है, जो मृदा है उसकी प्रकृति या जो गुण है वो निर्भर करता है। मृदा की विभिन्न विशेषताएं, जैसे कि मृदा संगठक संगठक, उसका कण का साइज और पुंजन, मृदा के अंतःस्राव या परकोलेशन तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जल धारण, जल को धारण करने की क्षमता, परकोलेशन, अंतःस्रवण जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब डिपेंड करेगा इनके ऊपर। संगठक कैसा है, उसके जो साइज कैसा है कण का, पुंजन मृदा कैसी है, ठीक है, पुंजन जो है वो कैसा है। इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठक और स्थलाकृति टोपोग्राफी जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद ये सब मिल करते करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण, अवसादी विशेषताएं प्राय वहां पनपने वाले नितल प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करता है। ठीक है, समझ में आता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया। अब ये जो अजीवीय कारक अपन ने बताया, अनुक्रिया, अपन रेस्पॉन्ड किस प्रकार से कर रहे हैं, या जो जीव है वो रेस्पॉन्ड किस प्रकार से कर रहे हैं, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। 3 प्रकार से करते हैं, एक ग्राफ आएगा इसके अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया 100%। तो यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीवीय परिस्थितियां कभी ना कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अजीवीय जो है परिवर्तित हो सकता है। मान लीजिए आज आप जिस इलाके में रहते हैं पानी भरपूर है, हो सकता है कि 10 साल बाद वहां अकाल पड़ जाए, बारिश नहीं हुई, सूखा हो गया, जो भी, तो पानी की कमी एक तरह से हो सकती है। अजीवीय परिस्थितियों की जो बात करें वो परिवर्तित तो हो सकती है। तो अब हम पूछते हैं कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या बिना पानी के वो वहां पर रह पाएंगे या कुछ और कर पाएंगे, ठीक है, या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। अब भाई ये तो ठीक है कि उस समय वो क्या करेंगे, लेकिन एक प्रश्न और ये है कि बाहरी जो जीव है वो कैसे जीवों को परेशान करता है। तो बाहरी करेगा, अंदर वाला तो कैसे करेगा, ठीक है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर स्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया है। अभी अपन बात करें अपनी, तो जैसे एक एग्जांपल में बताऊं कि अपन ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया, तापमान को ही ले लेते हैं कि नॉर्मली 37 होता है अपने, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तापमान बढ़ता है 45, बाहर का तापमान बढ़ता है 45 होता है, 50 होता है, तो अपन क्या करते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, वो जो स्किन की सतह को ठंडा करता है। तापमान कम होता है तो कप कपाने लगते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो अपन ने क्या किया है कि अपना जो आंतरिक, इस आंतरिक जो पर्यावरण है उसको अपन ने क्या कर लिया, स्थायी कर लिया, विकसित अपन ने किया लाखों सालों के दौरान। ठीक है, क्या किया, विकसित उसे अपन ने किया, स्थायी वो हो चुका है। तो क्या ऐसा ही संभव है, ठीक है। तो यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, रिएक्शन और कार्य की प्रक्रियाओं को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियों को तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए निरंतर शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता के रूप में हो सकता है। परासरणता से आपका जल की कमी होती है तब भी रह सकते हैं अपन, ज्यादा होता तब भी रह सकता है, और तापमान का भी मैंने आपको बताया। तब आदर्श जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण या समस्थापन या होम्योस्टेसिस कहा जाने वाला
प्रक्रम की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही बाह्य जो है वो बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहिए। एक टर्म जो लिखा है होमियोस्टेसिस या समस्थापन, ठीक है, समस्थापन इंपॉर्टेंट है, होमियोस्टेसिस लिखा है, होमियोस्टेसिस, ठीक है। ये क्या है, अपना आंतरिक जो वातावरण है या बॉडी की जो बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको, स्थायी है। जैसे तापमान वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, उसमें कोई छेड़खानी होती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर सर्वोत्तम कार्य करता है, लेकिन बाहर झुलसाने वाली गर्मी है या जमा देने वाली ठंड होने पर भी उसे निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। ठीक है, 25 पे वो काम कर रहा है, लेकिन बाहर या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो ये क्या करेगा, या तो घर में या कार में यात्रा करते समय और अपने कार्यस्थल पर गर्मी में वातानुकूल, जिसे एयर कंडीशन कहते हैं, वो चला देगा गर्मी में तो, और सर्दियों में हीटर चला देगा। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या होगा, तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी, उसका निष्पादन अधिकतम होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है, तो पसीना आएगा या कपकपाहट होगी। यहाँ व्यक्ति का समस्थापन कार्य के संसाधनों, फिजियोलॉजिकल जो है वो नहीं होकर क्या है, कृत्रिम आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है, नेचुरल नहीं है। दूसरे जीव इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं, हमें विभिन्न संभावनाओं का अध्ययन या ध्यान करना चाहिए। चित्र में जो बता रखा वो अपन ध्यान यहां से कर रहे हैं। पहला है नियमन करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला है नियमन करना। कुछ जीव समस्थापन कार्य की कभी कभी व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिसमें शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रता आदि स्थिर रहता है। ठीक है, कार्य की मतलब आपको समझ में आता है, खुद से वो कर रहा है, कृत्रिम जो बाहर से वो कर रहा है। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ कशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन, या जिसमें तापमान नियमन और परासरण नियमन इंपॉर्टेंट है, वो बनाए रखने में सक्षम है। स्तनधारी आपको समझ में आता है क्या है, कशेरुक है, कशेरुकी आपको समझ में आता है क्या है, पक्षी आपको समझ में आता है, ये 11th क्लास के चौथे चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। तो ये सक्षम है मेनली ताप और परासरण नियमन। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारी की सफलता इस कारण से है कि वे शरीर का तापमान जो है स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, चाहे वो अंटार्कटिका में हो, सहारा के मरुस्थल में हो। सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो मैमल्स का हुआ, स्तनधारी का हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इनको तापमान और जो ऑस्मोलरिटी है, परासरणता है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रिया विधि अपनाई जाती है वह वैसी ही है जैसी मानव अपनाते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, 37 डिग्री पर रखते हैं। जब गर्मी आती है तो क्या होता है, पसीना आने लग जाता है, और जो वाष्प बन के उड़ता है तो ठंडा महसूस होता है। ठीक है, और यह सर्दियों की बात करें जिसमें 37 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, किससे, कांपने से। ये जो मैंने आपको बताया वही इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आ रही बात समझ? इस चित्र को भी एक साथ अपन डिस्कस कर लेंगे आसानी से। उसके बाद में है खे है संरूपण। संरूपण करना मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो अपन, मैं हूं, जैसे मान लो मैं अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं बना सकता, तो बाहरी के ऊपर मैं निर्भर करता हूं। तो प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रखते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता है। तापमान एग्जाम्पल लिया, बाकी भी जो कंडीशन है उसकी भी बात कर सकते हैं। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणी सांद्रता परिवेशी जल की परासरण सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। मतलब कोई मछली है, उसके बाहर का जो परासरणता है समुद्र की, उसके अकॉर्डिंग उसकी खुद की क्या होगी, परासरणता बदलेगी। तो ये प्राणी और पादप संरूपी कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि संरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने। ठीक है, क्योंकि अब अपन कह रहे हैं कि अपन तो नियामक बन चुके हैं साहब, काफी लाखों सालों से अपन ने ऐसा महसूस किया है, तो कभी कपकपाहट होती है, कभी पसीना आता है, तो वो हो चुका। लेकिन इनकी जो परासरणता अगर परिवर्तित हो रही है, जलीय जीवों की तापमान परिवर्तित हो रही है, तो ये नियामक क्यों नहीं बने, ये ऐसा पूछते हैं। तो हमने ऊपर जिस मानव सादृश्य का उदाहरण दिया उसे स्मरण कीजिए। कितने लोग नहीं चाहते कि उनके पास भी वातानुकूल हो। अभी कुछ समय पहले भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कितने लोगों के पास एयर कंडीशनर है, सबके पास नहीं है, कुछ 0.1% लोगों के पास है, और कितने जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं। सेम वैसे ही कंडीशन इनके पास है, सब नहीं कर सकते। बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकाल देते हैं और उपानुकूलतम या सब ऑप्टिमम निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीली है। ठीक है,
टेम्परेचर को आप रेगुलेट कर रहे हैं तो वो काफी क्या है, खर्चीली प्रोसेस है। ये बात जो मंजूरो है, जैसे अपन ने बात की टेम्परेचर को अपन रेगुलेट कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है या कपाट हो रही है, लेकिन कुछ में ऐसी प्रोसेस अगर वो करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल जो बहुत कम हो जाएगा। तो यह बात जो है मंजूरो और गुंजन जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, श्रू और जो गुंजन पक्षी। ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रकार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है कितना नहीं है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर, ताप हानि या जो ताप लाभ है वो। क्योंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है। आयतन का मतलब जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, शरीर द्रव्य की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब बाहर ठंडा होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो 5-6 स्टेटमेंट लिखे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ का विचार किया जाता है। ठीक है, लागत कितना लग रहा है, कितना लाभ हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है सारा सब कुछ। जो इसने अभी प्रश्न पूछा ना वो, कि ये नियामक क्यों नहीं है वो। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली, लेकिन केवल सीमित प्रयास वाली पर्यावरणीय परिस्थिति में। जैसे मान लो अपने को बोल दिया जाए कि 100 डिग्री पे आप सर्वाइव करो, पसीना निकालो और जियो, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, या 150 पे करो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि पर्यावरणीय प्रयास ज्यादा हो तो न केवल संरूपण करते हैं, तो वे केवल संरूपण ही करते हैं। अगर दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है तो जीव के पास अन्य दो विकल्प है। मतलब जो मुझे कह दिया जाए कि 100 डिग्री जो है सेंटी है वो आपको केवल एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए सहन करना, तो कर लूंगा मैं, मरूंगा उसके अंदर नहीं। तो जो दो अन्य विकल्प है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो प्रवास खंड। मान लीजिए कहा गया कि आपको 10 दिन के लिए 100 डिग्री सेंटी पर रहना है, तो मैं क्या करूंगा यार, जिसके पास एसी उसके पास में चला जाऊंगा, सिंपल सी बात। मेरे घर को छोड़ के मैं दूसरी जगह चला गया, ठीक है, या वो मेरे घर पे आ गया, तो वो है माइग्रेशन है, जिसे अपन कहते हैं प्रवास करना। यही सेम दूसरे जीवों के लिए भी शामिल है। उड़ते हुए पक्षियों को आपने देखा होगा झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इसका प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से। तो जीव दबावपूर्ण आवाज से अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं है वो, क्या है, टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से अनुकूल क्षेत्र में चले जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट जाए। इसे ही अपन कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास करना। ठीक है, मानव सादृश्य में यह नीति ऐसी है कि जैसे गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। अनेक प्राणी, विशेषतः पक्षी, शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में, जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट लिखा है, राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है या नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन जो क्रेन है, जो पक्षी है, वो यहाँ पर आते हैं। कब आते हैं? ठंडे मौसम में आते हैं, उत्तरी क्षेत्रों से आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, लंबी दूरी की प्रवास करते हैं। और कहाँ आते हैं? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। और ये जो है निलंबित करना, सस्पेंशन जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंड आपने सुना होगा, किसी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड होता है। और एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब जॉब से हाथ धो लेना, सस्पेंड का मतलब जॉब से हाथ नहीं धोना, वापस से अगर इंक्वायरी वगैरह होता सही रहता तो वापस से वो आ जाता है। तो सस्पेंशन निलंबित करना है। जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने तीसरे चैप्टर में भी डिस्कस किया, दूसरे में भी डिस्कस किया है, 11th क्लास के एनसीईआरटी के। तो मोटी भित्ति, ये मान लो ये मोटी भित्ति वाला इसके ये क्या बन चुका है, बीजाणु बन चुका है। किसमें? जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तब। ठीक है, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलेगी। किससे? मोटी भित्ति से। जब उपयुक्त पर्यावरण, जब यहाँ पर इसके अनुकूल पर्यावरण होगा तो ये क्या करेगा, भित्ति यहाँ से हट जाएगी और ये बीजाणु वापस बन जाएगा, मतलब नया जीव में परिवर्तित हो जाएगा। तो उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरी वानस्पतिक जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में भी काम आते हैं। तो उच्च पादपों में जैसे जहां पर बीज वगैरह बनते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं,
ठीक है। ये जनन की दूसरी जो संरचनाएं हैं अलग अलग, अपन ने बीजाणुओं की बात की है तीसरे चैप्टर में, बहुत डिटेल से पढ़ा 11th क्लास में। वो ऐसे साधन है, नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थिति में वो नए पादपों के रूप में अंकुरित होते हैं और वे अपनी उपापचय सक्रियता को कम कर और प्रसुप्ति, डोरमेंसी जिसे अपन कहते हैं, डोरमेंसी जिसे अपन कह रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जैसे मान लो ये आपके पास है, अब अनुकूल परिस्थिति में तब तो ये क्या करेगा, उपापचय जो विक्रियाएं हैं वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर चलेगी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति है तो यहाँ पर ही उपापचय क्या कर देगा, उपापचय विक्रिया कम कर देगा। अब विक्रिया कम कर देगा तो उस स्थिति को अपन कहते हैं डोरमेंसी या प्रसुप्ति। ठीक है। और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो इस समय में पलायन करके दबाव से बच जाता है। शीत ऋतु में, जैसे एग्जाम्पल इसने लिखे हैं यहाँ पर, शीत ऋतु में इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, पूछ सकते हैं वापस से, भालुओं की शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन जिसे अपन कहते हैं, में जाना। शीत निष्क्रियता शब्द से पता चलता है कि शीत में वो निष्क्रिय हो गए, तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला, मतलब वो दूसरे जगह जाना भी नहीं चाहता तो क्या करेगा, शीत में निष्क्रिय हो जाएगा। कुछ घोंगे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप और जल शुष्कन जैसी समस्याओं के बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, एस्टिवेशन जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं। तो ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, घोंगे और मछलियां यहां पर आ जाएगा ग्रीष्म निष्क्रियता में, और जो भालू है वो आ जाएगा शीत निष्क्रियता में। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीले और तालाब में प्राणी प्लवक जू प्लैंकटन जिसे अपन कहते हैं, जो ऊपर की ओर तैरते हैं, अनेक जातियां उपरती या डायपोज में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। ठीक है, पोज यहां पर हो चुका, पोज का मतलब होता है रुकना, तो डायपोज यहां पर जो बात कर रहे हैं उसमें ये आ गया है, तो उसमें क्या होगा, जो जू प्लैंकटन है वो आ जाएगी, तो इसमें जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। निलंबित का मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक तरह से रुक गया है, परिवर्तन रुक गया कुछ समय के लिए, लेकिन वो जिंदा तो है वो। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पर करते हैं कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको आया है ये पूरा समझ में। एनसीईआरटी को पढ़िए इसके बाद में, फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी 100% आपके डाउट को लिया जाएगा और उसे दूर किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।